जरा सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी मतलब महामारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार काम करता है। वो भी उस भयानक दौर में जब सब लोग डरे हुए थे। बिल्कुल। और उसी ड्यूटी के दौरान उसे एक जानलेवा वायरस का संक्रमण हो जाता है। कई दिनों तक अस्पताल में मौत से जूझने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, जो कि बहुत ही दुखद है। अब सरकार ने ऐसे कोरोना योद्धाओं के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे का वादा किया था, लेकिन जब उस कर्मचारी की विधवा पत्नी अपने हक के लिए आवेदन करती है तो उसे ये कहकर खाली हाथ लौटा दिया जाता है कि माफ कीजिए, आपके पति की मौत हमारी तय की गई आखिरी तारीख से 3 दिन देर से हुई। हाँ, मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन 17 मार्च 2026 के बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच के एक ताज़ा फैसले में ठीक ऐसा ही मामला सामने आया है। रिट याचिका संख्या 10630206। सही कहा। और आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य स्रोत यही कानूनी दस्तावेज है। हमारा मकसद ये समझना है कि जब सरकारी नियमों की कठोर समय सीमा और असल जिंदगी की त्रासदियों का आमना सामना होता है तो न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है। चलिए इस पूरी बात की तह तक जाते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे एक नियम को लागू करने की तारीख, मतलब महज कुछ घंटों या दिनों का अंतर, एक परिवार के लिए 50 लाख रुपए के न्याय और अन्याय के बीच की लकीर बन जाता है। बिल्कुल। तो इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके लिए हमें मई 2020 में वापस जाना होगा, जब महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी संकल्प, जिसे प्रशासनिक भाषा में जीआर कहते हैं, वो जारी किया था। अच्छा, वो 50 लाख वाले बीमे का जीआर? हाँ, ठीक वही। इसका मकसद उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा देना था जो ड्यूटी कर रहे थे। नियम साफ था कि अगर ऐसे किसी कर्मचारी की कोविड से मौत होती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और इन्हीं कर्मचारियों में से एक थे संतोष विष्णु शिंदे। दस्तावेज के मुताबिक संतोष रत्नागिरी जिले के चिपलून स्थित सिविल कोर्ट में जूनियर क्लर्क थे। जी। और अगर हम मई-जून 2021 की दूसरी लहर को याद करें, अरे बाप रे, वो समय तो बहुत ही भयानक था। अस्पतालों में जगह तक नहीं थी। बिल्कुल। फिर भी संतोष 31 मई 2021 तक अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। उसके बाद 1 से 6 जून तक उनकी कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां थी। लेकिन बदकिस्मती से 7 जून 2021 को उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हाँ, और उन्होंने चिपलून के ही डॉक्टर वीवी जोगलेकर से अपना इलाज शुरू करवाया, लेकिन हालत सुधरी नहीं। तो फिर आगे क्या हुआ? मतलब अस्पताल में भर्ती होना पड़ा? उससे पहले 10 जून को उनका सीटी थोरैक्स यानी सीटी स्कैन हुआ और रिपोर्ट में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज पाई गई और सीटी स्कोर 1225 था। ये 1125 का स्कोर, इसका आसान भाषा में क्या मतलब? मतलब ये कि उनके फेफड़ों का लगभग आधा हिस्सा इस वायरस की वजह से बुरी तरह डैमेज हो चुका था। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज का मतलब है कि फेफड़ों में सूजन और पानी भर जाना। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर स्थिति थी। हाँ, बहुत नाजुक। 14 जून को बीकेएल वालावालकर रूरल मेडिकल कॉलेज में उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। और शायद उसी दिन उन्हें पुणे के नोबल अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा था, राइट? बिल्कुल, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल गिरकर महज 70% रह गया था। 70% तो बहुत कम है। बहुत ज्यादा कम है। वो करीब 20 दिनों तक वेंटिलेटर पर लड़ते रहे, लेकिन अंत में 3 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया। बहुत ही दुखद। इसके बाद उनकी पत्नी ने वो 50 लाख के बीमा कवर के लिए दावा पेश किया, लेकिन सरकारी विभाग ने 26 अक्टूबर 2023 को ये दावा खारिज कर दिया। हाँ, और यही इस पूरे विवाद की जड़ है। मुझे तो ये किसी रिले रेस की तरह लगता है, जहां खिलाड़ी ने समय खत्म होने से पहले ही बैटन पास कर दिया था। हाँ, लेकिन खेल खत्म होने की घोषणा बाद में हुई। बिल्कुल। अगर संतोष को संक्रमण ड्यूटी के दौरान ही हुआ था तो उनकी मृत्यु की सटीक तारीख से नियम क्यों बदल जानी चाहिए? देखिए, इसे समझने के लिए हमें 29 मई 2020 वाले मूल जीआर की शर्त देखनी होगी। उसमें लिखा था कि कर्मचारी का अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु होने से 14 दिन पहले तक ड्यूटी पर होना अनिवार्य है। 14 दिन ही क्यों? क्योंकि कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन माना जाता था। सरकार ये पक्का करना चाहती थी कि संक्रमण ड्यूटी पर ही लगा हो। अच्छा, समझ गई। अब संतोष 31 मई तक ड्यूटी पर थे और 14 जून को भर्ती हुए, मतलब ठीक 14 दिन का फासला। वो इस मूल शर्त को 100% पूरा करते थे। अब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर वो इस नियम में बिल्कुल फिट बैठते थे
तो उनका दावा खारिज क्यों हुआ? क्योंकि लाल फीताशाही अक्सर सिर्फ तारीखें देखती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि सरकार को अपनी योजनाओं के लिए कोई ना कोई आखिरी तारीख, मतलब कट ऑफ डेट तो तय करनी ही पड़ती है ना? हाँ, बिल्कुल करनी पड़ती है। वरना ऐसी योजनाएं तो अनिश्चित काल तक चलती रहेंगी। तो क्या सरकारी विभाग का अपनी जगह पर सही होना मुमकिन नहीं है? अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो प्रशासन की ये चिंता वाजिब है। सरकारी वकील यानी एजीपी ने भी यही तर्क दिया था। उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने 25 अप्रैल 2022 के एक नए जीआर का हवाला दिया, जिसके क्लॉज 5 में लिखा था कि ये कवर सिर्फ उनके लिए है जिनकी मृत्यु 30 जून 2021 को या उससे पहले हुई हो। अच्छा, और संतोष की मृत्यु 3 जुलाई को हुई थी, मतलब कट ऑफ डेट के ठीक 3 दिन बाद। बिल्कुल, कंप्यूटर या क्लर्क ने बस ये देखा कि 3 जुलाई 30 जून के बाद आता है, तो दावा नामंजूर कर दिया गया। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि बीमारी कब शुरू हुई थी। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जजों ने इस कट ऑफ डेट को कैसे देखा? हाईकोर्ट ने एकदम साफ किया कि 2020 का मूल नियम बीमारी के संपर्क में आने यानी एक्सपोजर पर आधारित था। मतलब सरकार असल में उस जोखिम का बीमा कर रही थी जो कर्मचारी ने लिया था। एकदम सही। 2022 का नया नियम सिर्फ योजना को आगे बढ़ाने के लिए था। वो पुरानी 14 दिन वाली शर्त को खत्म नहीं कर सकता था। ये तो बहुत ही अहम बात है। अगर आपको संक्रमण कट ऑफ डेट से पहले हो गया तो सिर्फ मौत की तारीख के आधार पर आपका हक नहीं छीना जा सकता। बिल्कुल नहीं। और कोर्ट सिर्फ तकनीकी बातों तक सीमित नहीं रहा। दस्तावेज में 10 दिसंबर 2025 के एक पुराने फैसले का भी तो जिक्र है ना, विजय यशवंत जाधव वाले केस का। हाँ, विजय यशवंत जाधव बनाम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो केस भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसमें क्या हुआ था? यशवंत जाधव भी 30 जून से पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन मृत्यु 11 जुलाई को हुई थी। कोर्ट ने उस पुराने फैसले के पैराग्राफ 14 और 18 को यहाँ उद्धृत किया और कहा कि 30 जून के बाद जान गंवाने वालों को राहत न देना न्याय और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। राइट। हाँ, और यहीं पर कोर्ट ने सामाजिक कृतज्ञता की बात की। सामाजिक कृतज्ञता मतलब सोसाइटल ग्रैटिट्यूड। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये कि महामारी में जिन्होंने जान दांव पर लगाई, उनके बलिदान को सरकार सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारे तक सीमित नहीं रख सकती। बिल्कुल। कानूनी फैसले अक्सर बहुत रूखे लगते हैं, लेकिन यहाँ अदालतें राज्य की अंतरात्मा की तरह काम कर रही हैं। एकदम सही कहा आपने। ये अपने आप में एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अदालत ने अंततः वो 2023 वाला आदेश रद्द कर दिया और 6 सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। हाँ, कोर्ट ने अक्षरशः नियम के बजाय नियम की भावना को प्राथमिकता दी। ये बहुत बड़ी जीत है। मतलब इस चर्चा का सार यही है कि हाई कोर्ट ने लाल फीताशाही की कठोरता को दरकिनार करते हुए संतोष शिंदे के परिवार को न्याय दिलाया। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत है कि जब कानूनी भाषा और मानवीय संवेदनाओं में टकराव होता है तो न्यायपालिका कैसे संतुलन बनाती है। ये जानकारी उन सबके लिए बहुत अहम है जो मानते हैं कि सरकारी नीतियां पत्थर की लकीर होती हैं। कानूनों को हमेशा इंसानी संदर्भों की जरूरत होती है। हाँ, नीतियां लोगों के लिए होती हैं, लोग नीतियों के लिए नहीं। चर्चा को खत्म करते हुए मेरे मन में एक विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? आज के समय में पूरी दुनिया में सरकारी और निजी संस्थाएं फैसले लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रही हैं। जो सिर्फ संख्याओं और डेटा पर काम करते हैं। बिल्कुल, जो सिर्फ 0 और 1 या कट ऑफ डेट जैसी कठोर संख्याओं को समझते हैं। तो क्या भविष्य में सामाजिक कृतज्ञता या मानवीय संवेदनाओं पर आधारित ऐसे फैसले आ पाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। मशीनें शायद सिर्फ 3 जुलाई और 30 जून का अंतर देखेंगी। हाँ, या फिर एल्गोरिदम की उस दुनिया में ऐसी मानवीय संवेदनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए।